आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का छठा अध्याय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलो मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अध्याय के शीर्षक के बारे में। इस शीर्षक में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है संरक्षण। इस संरक्षण शब्द का क्या अर्थ है? संरक्षण का अभिप्राय है जंतुओं एवं पौधों की, यानी जैसा कहते हैं पौधे एवं जंतु, यानी पौधों और जंतुओं का को सुरक्षा प्रदान कर करके उनके प्राकृतिक विकास को सुनिश्चित करना, यह संरक्षण का अभिप्राय है। इसकी क्यों आवश्यकता हुई? देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनेक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां सामने आई जिसके कारण पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करना आवश्यक हो गया। वो कौन सी चुनौतियां थी, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, ये हम बात करते हैं अपने इसे आज के टॉपिक पर, जो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी यहां दो शब्द से बना हुआ ये वन प्लस उन्मूलन। उन्मूलन, यहाँ वन से तो अभिप्राय हमारा कहता है एक घना सघन वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वह वन कहलाता है। और उन्मूलन का मतलब कहता है, उन्मूलन का मतलब है नष्ट करना। उन्मूलन का मतलब कहता है नष्ट करना, अर्थात वनोन्मूलन क्या है? वृक्षों को नष्ट करना, वनों को नष्ट करना, यह वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन, ये वनोन्मूलन आज हम देख रहे हैं बहुत चरम पर है। इसके क्या कारण हैं, इसके कारण क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य वनोन्मूलन कर रहा है। वनोन्मूलन कर रहा है। ये आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। ये आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आवास की आवश्यकता, आवास, और दूसरा है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए और तीसरा जो है वह है उद्योग स्थापित करने के लिए। देखिए, जो वनोन्मूलन हो रहा है, यानी जो वनों को नष्ट किया जा रहा है, इसका मुख्य जो कारण है वह बढ़ती हुई जनसंख्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मानव जो है वो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य वनों को काट रहा है। और ये जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं वो आवास की आवश्यकता है, यानी जब आवास जनसंख्या बढ़ेगी, उस जनसंख्या को रहने के लिए जो आवास की आवश्यकता है, यानी घर की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत विशाल क्षेत्र पर वनों को काटा जा रहा है। दूसरी आवश्यकता कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कृषि करना, अधिक खाद्य अन्न को उगाना, उसका उत्पादन करना भी आवश्यक है। इसके लिए क्या चाहिए? कृषि योग्य भूमि, जो उचित और उपजाऊ हो, तो उसको भूमि को क्या कहता है? वनों को काट के प्राप्त करता है। और तीसरा है वह उद्योग, वह अपने आर्थिक विकास के लिए उद्योग स्थापित कर रहा है। और इन उद्योगों की स्थापना के लिए, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां आदि लगाने के लिए वो वनों को काट करके उस स्थान को प्राप्त कर रहा है। और इस प्रकार से वनों का क्या हो रहा है? उन्मूलन।
इस उन्मूलन के बहुत दुष्कर प्रभाव हैं, वो प्रभाव अभी चर्चा कर लेते हैं। वनों उन्मूलन के क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वनोन्मूलन के जो दुष्परिणाम है वो क्या है। वनोन्मूलन के परिणाम जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला आता है वर्षा का असंतुलन। सभी जानते हैं कि पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं और एक प्रकृति में एक संतुलन स्थापित करते हैं, जिस संतुलन के कारण उचित समय पर और सही वर्षा होती है और वर्षा का वितरण भी सही होता है। लेकिन व्यापक स्तर पर वनों को काट देने के कारण जो वर्षा का संतुलन होता है, एक प्राकृतिक जो संतुलन होता है, वो कुछ क्षेत्र विशेष में जो व्यापक स्तर पर होता है वह असंतुलित हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कहीं तो बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण से किसी स्थान पर बाढ़ आ जाती है, तो बहुत बरसात नहीं होने के कारण यानी बहुत कम वर्षा होने के कारण या वर्षा न होने के कारण किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। तो पहला दुष्परिणाम वनोन्मूलन का यह है, यानी व्यापक स्तर पर वनों को काटने का पहला दुष्परिणाम यह है कि वर्षा का असंतुलन हो जाता है। इस प्रकार ठीक है, यह मैंने बताया मैं आपको। अगला होता है मृदा अपरदन में बढ़ोतरी। मृदा अपरदन में बढ़ोतरी से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब कटना, अपरदन का मतलब क्या है, कटना। तेज हवा के बहाव से या तेज जल के बहाव के कारण से मिट्टी की जो भूमि की सबसे ऊपरी परत है उससे वह कट करके बहने लगती है। इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो एक दूसरे को ये फैले होने के कारण से, दूर दूर तक फैले होने के कारण से भूमि के कणों को क्या करते हैं, ये बांध के रखती हैं। ठीक है, भूमि के कणों को बांध के रखने के कारण जो तेज बहाव वायु या पानी का जो होता है उसके कारण से ये भूमि की जो ऊपरी परत है वो बंधी रहती है, वो कटती नहीं है, इसीलिए मृदा अपरदन नहीं होता है। लेकिन जब वनों को काट दिया जाता है तो ये जो भूमि होती है जिसके कणों को पेड़ पौधों की घास आदि जो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े वृक्ष इसमें अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो जहां वन होंगे वहां पे घास फूस आदि भी होगा, तो वो जो क्या है जड़ों को बांध के उनकी जड़ें जो मिट्टी को बांध के रखती हैं, उसके अभाव में मिट्टी कटने लगती है, तो मृदा अपरदन होता है। अगला आता है हमारा मरुस्थलीकरण। मरु का मतलब क्या होता है, उपजाऊहीन, यानी जिसमें उर्वरकता नहीं होती उस स्थान को, उसको बोलते हैं मरु, यानी अनउपजाऊ। जब वनों को व्यापक स्तर पर काटा जाता है तो मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो मृदा अपरदन बढ़ जाती है तो भूमि की जो सबसे ऊपरी सतह की मृदा है वायु या बहते जल के कारण बह जाती है और मृदा की सबसे ऊपरी सतह उमस से समृद्ध होती है। मृदा जो सबसे ऊपरी सतह है वह ह्यूमस नाम के एक ये काला पदार्थ होता है जिसके अंदर पौधों के लिए बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों के कारण जो है वो पौधा अपना विकास कर पाता है। जब इस ह्यूमस की कमी होती है, जब यह बह जाता है तो ह्यूमस के अभाव से भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, यानी पौधों की जो उर्वरकता है भूमि की जो उर्वरकता है वह किसके कारण से, भूमि में विद्यमान जो ह्यूमस है उसकी मात्रा के ऊपर यह निर्धारित करता है। अगर ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस से समृद्ध है तो उपजाऊ अधिक होगी और उसके अभाव में उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। तो जब ये बहकर निकल जाती है तो ह्यूमस की मात्रा कम हो जाने के कारण से क्या परिणाम होता है कि भूमि जो है, भूमि की उर्वरकता कम होते होते लगातार बह रही है, लगातार कटाव हो रहा है और हर बार ह्यूमस की मात्रा कम होती जा रही है। एक बार एक ऐसी स्थिति आएगी जब ह्यूमस से पूर्ण रूप से उस भूमि की ऊपरी परत से लुप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, भूमि की उर्वरकता कम होते होते पूर्णतः उर्वरकताहीन हो जाती है। यानी अब ह्यूमस के कारण से उर्वरकता है, ह्यूमस नहीं रहा तो भूमि क्या होगी, उर्वरकताहीन हो जाती है। इस प्रकार भूमि का उर्वरकताहीन हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। उर्वरकता की कमी के कारण मरुस्थान मतलब जो उपजाऊ ना हो। तो इस प्रकार से वनों के उन्मूलन के 3 परिणाम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है, वर्षा का
असंतुलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण है। तो अभी हमने पढ़ लिया है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों ही, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण और आवास की आपूर्ति के लिए और कृषि भूमि के लिए और उद्योग स्थापित करने के लिए मनुष्य वनों को बहुत तेजी से काट रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि वर्षा का असंतुलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है और साथ ही साथ मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है। इन सब को रोकने के लिए संरक्षण की आवश्यकता हुई और विभिन्न प्रकार के जो संगठन है वो उन्होंने ये संरक्षण का बीड़ा उठाया। तो किस प्रकार से संरक्षित हुआ, अनेक इकाइयां गठित की गई, जो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, हमने अभी बात की थी कि विभिन्न प्रकार के जो संरक्षण इकाइयां हैं वो स्थापित की गई। जो मुख्य संरक्षण इकाइयां हैं जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए वो है वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये वन्य प्राणी अभयारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बोलते हैं और जैव मंडल आरक्षित को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें क्या होता है, जो वन्य प्राणी अभयारण्य है वह ये वे क्षेत्र हैं जो सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा किसी जंतु की प्रजाति विशेष के लिए आरक्षित होते हैं। अर्थात यहाँ ये पहचान की जाती है कि किस विशेष स्थान पर कोई जो जंतु है वो प्राकृतिक रूप से रह रहा है। जब इसकी पहचान कर ली जाती है तो उस क्षेत्र को, उस प्राणी की, उस प्रजाति विशेष के जीव की जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है उस विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए। और यहाँ जो मानवीय गतिविधि आती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्या होता है कि ये वे क्षेत्र हैं जो सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा किसी जंतु की प्रजाति विशेष के लिए आरक्षित होते हैं। देखिए, जंतु विशेष मान के चलिए कि जब बाघों की जनसंख्या बहुत तेजी से गिरने लगी थी तो एक बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना क्या थी? बाघ परियोजना एक वह परियोजना थी जिसमें भारत में बाघों की घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए और उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न स्थानों को चिन्हित करके बाघों यानी टाइगर इसको हम बोलते हैं को संरक्षित किया गया था, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक प्रजाति बाघ के लिए आरक्षित हुआ ना, तो ये जो वन्य प्राणी अभयारण्य है वो किसी एक प्रजाति विशेष को ही लक्ष्य में रख के स्थापित किए जाते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष पर कौन सी प्रजाति है जो जीवों की जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही है, तो उनका ध्यान करके स्थापित किए जाते हैं। दूसरा क्या था कि जहां कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे कृषि, पशुओं का चराना या घरेलू आवश्यकता के लिए ईंधन की जो लकड़ी होती है, ईंधन की लकड़ी जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, ये जो मानव गतिविधियां हैं इनकी अनुमति इस क्षेत्र में इस शर्त पर अनुमति प्राप्त होते हैं कि मानव गतिविधियां किसी भी प्रकार से संरक्षण प्राप्त प्रजाति के प्राकृतिक आवास और विकास को प्रभावित ना करें। देखिए यहाँ यानी जब चिन्हित कर लिया गया कि विशेष क्षेत्र में कौन सी प्रजाति है जो जिसको संरक्षण दिया जाना है, जब उसको चिन्हित करके उस स्थान को संरक्षित कर दिया जाता है उस प्रजाति विशेष के जंतु के लिए, तो वहां ये शर्त होती है कि मनुष्य जो है वो अपनी जो कृषि के लिए जो वो कृषि कर सकता है, वो वहां अपने पशुओं को चरा सकता है, या जो स्थानीय लोग हैं वहां से अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए लकड़ी थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि ये किसी भी प्रकार से उस आरक्षित क्षेत्र में जो जंतु विशेष के लिए आरक्षित है उसके प्राकृतिक आवास और विकास को प्रभावित ना करे। देखिए अभयारण्य का अर्थ क्या हुआ है? अभय शब्द जो होता है ना, अभयारण्य शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभय प्लस में अरण्य। अभय का मतलब क्या होता है? भय मुक्त, और अरण्य का मतलब क्या है? वन। यानी जो वन होते हैं वो जंतुओं के प्राकृतिक आवास हैं जहां वो भय मुक्त घूमते फिरते हैं और उनका विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है। तो ये जो अभयारण्य है
ये इसका नाम अभयारण्य इसलिए पड़ा कि यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी मानव गतिविधि के कारण जो ये प्रजाति विशेष है उसके आवास और विकास का जो प्राकृतिक विकास है वो बाधित नहीं होगा। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में 543 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, 543, और जिनमें से जिनका जो क्षेत्र है वो क्या है 16,800 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्र में ये फैले हुए हैं भारत के क्षेत्र में, जो भारत की भूमि है उस भारत की भूमि पर 543। अब मैंने एक बात कही थी ना कि प्रजाति विशेष, इसको मैं एक बार बता देता हूं। 543 में लगभग 50 अभयारण्य जो है वो बाघ परियोजना के अंतर्गत यानी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, बाघों के संरक्षण के लिए ही बने हैं। तो यानी क्या हुआ, हो गया ना ये बात क्लियर कि प्रजाति विशेष के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरी नेशनल पार्क के लिए। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, जो ये क्या होता है, ये प्राइवेट एजेंसीज भी इसको ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे राष्ट्रीय देश की बात आ गई, सरकार द्वारा पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र होता है जो एक से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए विस्तृत भू क्षेत्र पर अच्छी तरह से चिन्हित करके स्थापित किया जाता है। यहाँ एक बात और देखिए, ये जो होता है ना वन्य प्राणी अभयारण्य, ये अच्छी तरह से चिन्हित नहीं होता है, यानी जो इसकी सीमाएं होती है ना ये कोई क्लियर नहीं होती कि ये जो क्षेत्र है ये चिन्हित कर दिया गया है बाघ के संरक्षण के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष प्रजाति के लिए ये क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया, यानी अनुमानित होता है, एक रफ आइडिया बता दिया था भाई यहां से लेकर के उस क्षेत्र, जैसे एक स्थान बोल दिया जाए कि फला गांव से फला गांव तक उस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक की जो भूमि है, ठीक है, वो आरक्षित है। अब यहाँ पे चिन्हित नहीं किया पूर्ण रूप से, सिर्फ एक संकेत दिया, तो अच्छी तरह से जो अभयारण्य होते हैं उनके जो दायरा होता है वो चिन्हित नहीं होता है। यहाँ क्या कहता है कि ये पूर्ण रूप से सरकार से आरक्षित होते हैं और एक से अधिक प्रजातियां। दूसरी राष्ट्रीय उद्यान की बात क्या होती है, इसमें जैसे अभयारण्य में केवल एक प्रजाति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, यहाँ एक से अधिक प्रजातियों के ऊपर याद रखा जाता है कि जो वन्य जीव हैं अधिकतर प्रजातियां उनकी किस क्षेत्र पर पाई जाती हैं, उनका प्राकृतिक आवास क्या है। जब इसकी पहचान कर ली जाती है तो वहां पर ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थापित किए जाते हैं और जो इनका भू क्षेत्र होता है वो अच्छी तरह से चिन्हित कर दिया जाता है। यहाँ बता दिया जाता है कि इतने क्षेत्र में ही यह, इस क्षेत्र में ये चिन्हित है और इसके बाद यहाँ किसी भी प्रकार की जो मानवीय गतिविधि है वो अनुमति प्राप्त नहीं होती, यानी जो सभी मानवीय गतिविधियां हैं वो पूर्णतः वर्जित होती हैं। अर्थात राष्ट्रीय उद्यान में जो जंतुओं की प्रजातियां हैं वो पूर्ण रूप से अपने प्राकृतिक आवास में बिना किसी भी मानवीय गतिविधि के हस्तक्षेप के वो पूर्ण रूप से विकसित हो सकती हैं अपने जनसंख्या की बढ़ोतरी करने, यानी प्राकृतिक आवास और विकास यहाँ सुनिश्चित होता है। मैंने बात यहाँ की कि ये बहुत विस्तृत भूभाग है। अगर हम बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो सतपुड़ा था। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था सतपुड़ा, यानी पहला राष्ट्रीय पार्क था ये, राष्ट्रीय उद्यान था ये, ठीक है। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाज सतपुड़ा, ठीक है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो जो सबसे पहले स्थापित किया गया। अगर हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में कितने हैं, 105। देयर आर 105 नेशनल पार्क इन इंडिया कवरिंग एन एरिया जो लगभग कितना होता है 15,413 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना वो कवर करते हैं। यानी यह देखिए अपने आप में राष्ट्रीय उद्यान जो परिभाषित करेगी ये विस्तृत भूभाग है। कैसे, यहाँ देखिए 543 अभयारण्य, उनका क्षेत्रफल कितना है 16,800 वर्ग किलोमीटर और यहाँ इनकी संख्या कितनी है 105 राष्ट्रीय। 105 की अगर हम देखें ये कितने क्षेत्र में है 15,413 वर्ग किलोमीटर, यानी इनकी संख्या कम है लेकिन क्षेत्र जो लगभग अभयारण्यों के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये अभयारण्यों की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं। अब हम बात करते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, एक बहुत विशाल क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक घटक पूर्णतः संरक्षित होते हैं।
यहाँ जैविक घटक से मतलब क्या आता है, जैव। जैव का मतलब लाइफ, यानी जिनमें जीवन है, जिनमें प्राण है, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, जैविक घटक। उनको संयुक्त रूप से एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, जैव घटक, यानी सभी प्राणी। तो इस क्षेत्र में सभी के सभी जैव घटक और अजैव घटक। अजैव घटक का मतलब होता है यानी अजैव, सभी जैव और अजैव घटक जो होते हैं ना, अजैव घटक क्या होते हैं, जिनमें जीवन नहीं है, अर्थात जो वहां वायु है, जल है, भूमि है, चट्टाने हैं, ये सभी भी। तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये बहुत विशाल क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण के सभी जैव और अजैव घटक पूर्णतः संरक्षित होते हैं, ताकि इनके बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित हो सके, ताकि परिस्थितियां, वहां की जो पारिस्थितिक तंत्र है वो संतुलित हो। यानी देखिए, एक परिस्थितिक तंत्र में, बायोस्फीयर में, जहां एक बहुत ही संतुलन की आवश्यकता होती है जैव घटक और अजैव घटकों के बीच में। देखिए, हम एक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अजैव घटक के लिए मान लेते हैं जैसे वायु है, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ये अच्छे, इनका एक संतुलन है, ये एक संतुलन में होनी चाहिए। और जो जैविक घटक हैं, प्राणी जो करते हैं वो क्या है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ये देखो, जीवों के भी आवश्यकता होगी, यानी पेड़ पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और जो जंतुओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता किससे, अजैविक घटक यानी वायु, जो अजैविक घटक है वायु, उसमें क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन भी है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वो एक बिल्कुल संतुलित हो प्राकृतिक रूप से, ये सुनिश्चित कौन करता है, जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्र। यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सभी के सभी घटक एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनके अंदर एक संतुलन स्थापित हो जाता है। अगली बात ये होती है कि ये बहुत विस्तृत होता है, जिसमें कई अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान भी समाहित हो सकते हैं। यानी इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, ये पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो इतना बड़ा है कि उसमें पंचमढ़ी अभयारण्य, बोरी अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी में अनेक अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी के अंदर मैंने उदाहरण में यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, जो ये चित्र है, इस चित्र के क्षेत्र में देखिए जो गहरे हरे रंग से दिखाया गया, ये कौन सा है, बोरी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, बोरी अभयारण्य। और जो चूर्णा, धैन और बोरी स्थान तक विस्तार लिए हुए है। इसके बाद जो पर्पल कलर में दिखाया गया है कि ये दूसरा अभयारण्य है, और जो हल्के हरे रंग में जो दिखाया गया है वो आपको दिखाया गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो बीच में है, जो नीम धन क्षेत्र में संरक्षित है। और इसके बाद जो दूसरा एक ये दिखाया गया है पंचमढ़ी अभयारण्य, जो पिपरिया और पनारधानी गेट तक चिन्हित है। ये पूरा का पूरा जो है ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एक जैव मंडल है वो बहुत विस्तृत होता है। अभी एक बात और जो सामने आती है वो ये है कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसकी अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा आरक्षित होता है, यहाँ तो हमने बात की थी वन्य प्राणी अभयारण्य जो होते हैं ये किसी सरकारी संस्थान के द्वारा या निजी संस्थान के द्वारा भी आरक्षित किए जा सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसे राष्ट्रीय सरकारें जो है वो क्या करते हैं, उनको चिन्हित, उनको आरक्षित करती हैं। यानी स्थानीय राष्ट्रीय सरकार जो होती है, राष्ट्रीय सरकार जो वो करेगी। और यहाँ जो स्थानीय राज्य सरकार अभयारण्य है, वो अभयारण्य किस राज्य क्षेत्र में आता है, वहां की राज्य सरकार उसकी विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेगी, या तो स्वयं या किसी निजी संस्थान के माध्यम से। और अगर हम बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो ये जैव मंडल आरक्षित, क्योंकि जो परिस्थिति तंत्र है, बायोस्फीयर है, ये किसी एक राष्ट्रीय विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे के, इसमें मैंने क्या लिखा है, पर्यावरण है। तो यानी पर्यावरण में पूरी की पूरी धरती के और धरती के जैव और अजैव घटकों के बीच के संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसको स्थापित किया गया है। और इसको कौन, जो विश्व संगठन है यूनेस्को, ये विश्व संगठन यूनेस्को के द्वारा
आरक्षण प्राप्त होता है, यानी आरक्षित क्षेत्र होता है जो वहां की राष्ट्रीय सरकारों की मदद से अपना जो पूर्ण उसके अपने निर्देशन में वहां पर जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है उस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो टाइटल है पाठ का वो किस प्रकार से अपने आप में परिभाषित होता है। तो अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही है।